हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अनिल मोहन का उपन्यास रफ्तार का पार्ट 14। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी बहन वास्ते कोई चंगा सा लड़का ढूंढ दो। बेचारी दा ब्याह भी तो करना है। मेरी नज़र में कोई लड़का नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कभी राह चल दे मिल जाए तो मेरे को बता देना। देखने में ज़रा ठीक हो, कुछ तो लंबा होना ही चाहिए। पूछ लेना थोड़ा बहुत पैसा भी पास में है कि नहीं। ब्याह के बाद ऐसा न हो कि मैं अपनी बहन का हालचाल पूछने जाऊं, महीना 15 दिन वहाँ ठहरूं तो मुझे पेट भर के खिला न सके। ये तो आपको समझ होगी कि लड़के में क्या क्या देखा जाता है। अमृतलाल ने कुछ ज़्यादा ही लंबी सांस ली। थक गए क्या उस्ताद जी? हाँ, तेरी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ। परवाह न करो, जब मेरी बहन का ब्याह हो जाएगा तो बुझाया नू याद किया करोगे, क्योंकि तब तो मैंने नौकरी करनी नहीं। बहन का हाल पूछने गए और महीने में 25 दिन वहाँ बिता दिए। जीजे को मेरा वहाँ रहना चुभे नहीं, इसके लिए कभी उसके घर में झाड़ू पोछा लगा दिया। इससे जीजा भी खुश रहेगा और मेरा काम भी चलता रहेगा। नौकरी में क्या रखा है, तब बुझाया को याद करोगे। बुझाया? अमृतलाल मुस्कुराया। कहो उस्ताद, लेकिन बहन की शादी के बाद मैं नौकरी नहीं करूँगा। नौकरी करने को मत कहना, मैं तो कुछ और ही कह रहा था। कहो उस्ताद जी, अभी तो आपकी नौकरी पर आपके नीचे हूँ और अभी माल उतारने के बाद लंच भी करना है। बुझाया आपकी हर बात दिल पर पत्थर रखकर सुनेगा, सहेगा। मैं तो यह कह रहा था, तू भी कोई भूलने वाली चीज़ है। ये बात तो है उस्ताद जी। एक बार मैंने 2 महीने के लिए एक दुकान पर नौकरी की थी। बहुत पहले की बात है। दुकान के मालिक ने मुझे तीसरे महीने की तनख्वाह पहले ही देकर नौकरी से निकाल दिया और अभी तक उसे मेरी याद है। कभी उसकी दुकान के सामने से निकलता हूँ तो वो दूर से ही सलाम मार देता है। फिक्र न कर, जब तू मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ेगा तो उसके बाद मैं भी दूर से ही सलाम मारा करूँगा। वो तो ठीक है, 1 महीने की तनख्वाह भी फालतू दोगे ना दुकानदार की तरह? बिल्कुल नहीं, एक पैसा भी फालतू नहीं। फिर का फ़ायदा उस्ताद जी नौकरी छोड़ने का? बुझे सिंह ने मुंह बनाया। वाह उस्ताद जी, मज़ा ही कुछ और है इस ढाबे पे मक्खन मार के दाल खाने का। 2-4 रोटियां भी ज़्यादा खांदी जाती है। बुझे सिंह ने डकार मारा और पेट पर हाथ फेर कर कह उठा। जब से टेम्पो मिला है तब से आप खुश होकर मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाते हो। पहले नहीं खिलाता था? खिलाते तो थे, बुझे सिंह मुस्कुराया, लेकिन तब आपकी भावना शुद्ध नहीं थी खिलाने की, जितनी कि अब है। अगर भावना शुद्ध होती तो मुझे पहले ही इतना मज़ा आता। आता कि नहीं? बुझाया। गहरी सांस ली अमृतलाल ने। तेरा कुछ नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। वो ऊपर वाला सब ठीक करेगा। मुझे तो आपकी चिंता होने लगी है कि आपकी किस्मत में टेम्पो की बॉडी के अलावा कोई दूसरी बॉडी भी है या नहीं। मेरी गल मानो तो तोते वाले ज्योतिषी के पास चलो, वो कोई उपाय वगैरह कर देगा। दूसरी बॉडी भी आपकी किस्मत के साथ लग जाएगी। अमृतलाल मुस्कुराकर खाने में व्यस्त रहा। उस्ताद जी, मैं ज़रा टेम्पो ने कपड़ा मार दूँ? बुझे सिंह उठता हुआ बोला। तुसी बिल दे आना। मेरे सामने जब बिल देते हो तो इतने नोट देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कता है। कहने के साथ ही बुझे सिंह ढाबे से बाहर निकलता चला गया। कुछ देर बाद अमृतलाल भी ढाबे से बाहर आ गया। बुझे सिंह कपड़ा मारकर टेम्पो को चमकाने लगा था। अमृतलाल को देखते ही कह उठा,
उस्ताद जी, आज तो कहीं से माल मिला नहीं ले जाने वास्ते। मैं अपनी बहन नू मिल आता हूँ। 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। तुसी इजाज़त देते हो तो जाऊँगा। अब तो दोपहर हो रही है। कल सुबह सुबह निकल जाना। अमृतलाल ने सिगरेट सुलगाई। वो तो ठीक है जी, लेकिन तनख्वाह के बिना जाके करूँगा भी क्या? पैसे मिल जाएंगे। तुसी बहुत गुड हो जी। गरीबा दा पैसा कभी नहीं मारते। अमृतलाल स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। बुझेसी भी जल्दी से अंदर आ बैठा। उस्ताद जी, तोते वाले ज्योतिषी के पास चलने का प्रोग्राम हो तो एक साथ ही टेम्पो में गाँव। मुझे नहीं जाना। अमृतलाल टेम्पो स्टार्ट करते हुए कह उठा। कहाँ पे गाँव या तोते वाले ज्योतिषी के पास? कहीं भी, आपकी मर्जी। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। बुझे सिंह ने सिर हिलाया। पिछली बार जब गांव गया था तो सुना था तोते वाला ज्योतिषी नया काम भी शुरू कर रहा है। नया काम? अमृतलाल मुस्कुराया। जी हाँ, तोते वाले ज्योतिषी ने गांव के बाहर बहुत सारी ज़मीन घेर ली थी और उसके 2-3 श्रद्धालु चेले भी उसके साथ ही रहने लगे थे। तो उसने अपना काम बढ़ाने की सोचकर शादी ब्याह करवाने का काम भी शुरू करने का फैसला किया था। अब तक उसका धंधा शुरू होकर चल भी निकला होगा। तुसी चलते तो शायद कोई रिश्ता मिल जाता। और अमृतलाल ने टेम्पो आगे बढ़ा दिया। ठीक वे उस्ताद जी, अब आपकी शादी के लिए नहीं कहूँगा। मैं तो आपका भला करना चाहता था कि आपका घर बस जाए। रब दी मर्जी। मुझे ये बोला। अब कहाँ चले उस्ताद जी? कमरे में। ठीक वे, आराम कर लेंगे। कल गांव जाना है। कपड़ों की 2 धुलाई भी कर लूँगा। सफ़ेद कमीज पजामे को माया लगवा के पहनकर गांव जाऊँगा। वहाँ पे मेरी बहुत इज्जत है। सब दूर से ही सलाम मारते हैं। अमृतलाल उसकी बात पर मुस्कुराने लगा। लंबे समय से बंगले की ओर अब गली की निगरानी करते करते रंजन तिवारी और प्रीतम वर्मा बोर होने के साथ साथ थक भी चुके थे। न तो ठीक तरह से लेटने को मिल रहा था, न बैठने को। देवराज चौहान और नानक चंद रात को उस मकान में ऐसे गए थे कि अभी तक बाहर नहीं निकले थे। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। तिवारी साहब, प्रीतम वर्मा थके स्वर में कह उठा, आखिर इस तरह हम कब तक सड़कों पर वक्त बिताते रहेंगे? रंजन तिवारी ने गली में निगाह मारी और गहरी सांस लेकर कह उठा, ये हमारी नौकरी का हिस्सा है। बीमा कंपनी को 4.5 अरब के हीरो की भरपाई न करनी पड़े, इसलिए वक्त रहते हम उन हीरो को पा लेना चाहते हैं। नौकरी हमें तनख्वाह, आराम, हर चीज़ देती है, तो हमें भी कंपनी का ख्याल रखना है। कहते हुए रंजन तिवारी मुस्कुरा उठा। मैं मानता हूँ ये काम हमें परेशानी दे रहा है, क्योंकि हीरो के मामले में हम अभी तक हवा में ही हाथ पांव मार रहे हैं और हम दोनों इतने थक चुके हैं कि अब किसी भी मौके पर चूक सकते हैं। जब काम करने का वक्त आएगा तो तब शायद फुर्ती से काम न कर सकें। प्रीतम वर्मा ने तिवारी को देखा। तिवारी ने सहमति से सिर हिलाया। हाँ, इस बात का एहसास मुझे भी हो रहा है। मेरे ख्याल से मनचंदा को बुला लेते हैं, वो नज़र रखेगा और हम आराम करके कुछ हद तक फ्रेश भी हो सकेंगे। मेरे ख्याल में सिर्फ मनचंदा से काम नहीं चलेगा। एक और को। प्रीतम वर्मा के शब्द अधूरे रह गए। इस वक्त वे दोनों गली के मोड़ से कुछ फासले पर पेड़ की छाया में खड़े थे। सड़क पर से वाहन और रिक्शा कभी कभार निकल जाते थे और इन्हीं बातों के दौरान उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से टेम्पो आया
और एकाएक गली में प्रवेश करता चला गया। रंजन तिवारी की निगाह टेम्पो के नंबर पर गई। 2000 नंबर लिखा देखकर वो ठगा सा रह गया। वर्मा भी नंबर देख चुका था। वर्मा, हम चूक गए। तिवारी के होठ बिछ गए। हाँ, टेम्पो गली में चला गया है और उस घर में देवराज चौहान और नानकचंद मौजूद हैं। दोनों की नज़रें मिली। अब क्या करें? वर्मा के होठों से व्याकुल स्वर निकला। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। अगर टेम्पो को गली के बाहर ही रोक लेते तो बाजी मार सकते थे। दोनों गली के मोड़ पर पहुँचे। गली में झाँका। टेम्पो उस मकान के आगे रुक चुका था। रंजन तिवारी के दांत पिचे हुए थे। वर्मा पस्त हाल लगने लगा था। वर्मा, रंजन तिवारी सोच भरे कठोर स्वर में कह उठा, अगर अब हम टेम्पो के पास गए तो देवराज चौहान का सामना हर हाल में करना पड़ेगा और मैं उसके सामने नहीं पड़ना चाहता। तो क्या करें? हीरे भी तो नहीं छोड़े जा सकते। वर्मा ने कहा, मेरे ख्याल में हमें जल्दी से टेम्पो के पास पहुंचकर टेम्पो की तलाशी लेकर हीरे पा सकते हैं। नहीं, हीरे ऐसी जगह नहीं रखे कि नज़र आ जाए। अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले को हीरे मिल गए होते जब इन्होंने टेम्पो पकड़ा था। जगमोहन ने हीरे सुरक्षित जगह टेम्पो में छिपाए होंगे। तिवारी साहब, ये भी तो हो सकता है कि टेम्पो वाले को ही हीरे मिल गए हों और वर्मा, रंजन तिवारी के चेहरे पर अजीब से भाव नज़र आने लगे। हीरे टेम्पो में हैं या टेम्पो वाले को मिल गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देवराज चौहान ने टेम्पो से या टेम्पो वाले से हर हाल में हीरो को हासिल कर लेना है। यानी कि देर सवेर हमें देवराज चौहान के सामने पड़ने ही पड़ेगा हीरे लेने के लिए। तब हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि देवराज चौहान से आसानी से हीरे ले सके। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। वर्मा गंभीर स्वर में बोला, उससे क्या होगा? पुलिस मामला संभाल लेगी। ढेर सारी पुलिस से मुकाबला करने की अपेक्षा देवराज चौहान निकल जाना पसंद करेगा। उसके बाद पुलिस टेम्पो से हीरो को बरामद कर लेगी। हमें तो हीरो से मतलब है कि वो मिल जाए और बीमा कंपनी को 4.5 अरब की रकम केटली को न देनी पड़े। तुम्हारा विचार बुरा नहीं है। रंजन तिवारी की निगाह गली में खड़े टेम्पो पर थी। लेकिन अगर हीरे टेम्पो वाले को मिल चुके होंगे तो वो किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा कि टेम्पो में से उसे किसी तरह के हीरे मिले हैं। हमारे यहाँ पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है कि टेम्पो में हीरे रखे गए हैं। यानी कि टेम्पो वाले को छोड़ना पड़ेगा और फिर हीरे हाथ में नहीं आएंगे। देवराज चौहान फिर टेम्पो वाले को पकड़ लेगा और उससे हीरे वसूल कर लेगा। यानी कि बीमा कंपनी को 4.5 अरब रुपए का भुगतान केटली को देना पड़ेगा। प्रीतम वर्मा कुछ नहीं कर सका। यानी कि जो हो रहा है होने दो। पुलिस बीच में आ गई तो हीरे मिलने का जो थोड़ा बहुत चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। पहले देवराज चौहान को देख लेने दो, वो क्या करता है। वर्मा के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। तुम कार तैयार रखो और मेरे इशारे का इंतज़ार करो। मैं यहाँ से गली में टेम्पो पर नज़र रख रहा हूँ। जो भी हालात सामने आएंगे उन्हीं के मुताबिक हमें हरकत में आना पड़ेगा। रंजन तिवारी बोला। मकान की दीवार के पास अमृतलाल ने टेम्पो को रोका और इंजन बंद किया। लो जी, पहुँच गए। तुसी उतरो उस्ताद जी, मैं दरवाजे खिड़कियां बंद करके आता हूँ। चाबी थामे
अमृतलाल नीचे उतर आया। टेम्पो की आवाज़ सुनकर पड़ोसी निकल आया। उसने बनियान पजामा पहन रखा था। ओ अमृतलाल, आ गया तू? गेट खोलकर वो बाहर निकलता हुआ बोला। कल तेरे को 2 बार कोई बड़े लोग पूछने आए थे। कौन थे वो बड़े लोग? अमृतलाल ने उसे देखा। क्या नाम था उनका? मैंने नहीं पूछा। कह रहे थे मालवाल टेम्पो में ले जाना है। ये सुनकर बुझे सिंह पास आ पहुंचा। पुजाया किसी ने आना था क्या? अमृतलाल ने पूछा। उस्ताद जी, आना तो किसी ने नहीं था, लेकिन वो मुझसे ही मिलने आए होंगे। तेरे से? हाँ जी, किसी ने उन्हें बता दिया होगा कि मैं अपनी बहन के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा हूँ। उन्हें खबर मिली तो वो आ गए होंगे बातचीत करने के लिए। तोते वाले ज्योतिषी ने ठीक ही कहा था कि मेरी बहन की शादी अमीर आदमी के साथ होगी। तभी तो खाते पीते लोग मुझे पूछने आए थे। लेकिन वो तो अमृतलाल को पूछ रहे थे। पड़ोसी बोला। तो क्या हो गया? मेरे में और उस्ताद जी में कोई फ़र्क है क्या? मैं इनकी नौकरी करता हूँ, तो पहले इन्हीं से तो पूछेंगे कि बुझाया कैसा बंदा है, शरीफ है कि नहीं। उसके बाद ही तो मेरी बहन से रिश्ता तय करेंगे। शरीफ लोग तो पहले पूछताछ करते ही हैं। क्यों उस्ताद जी? तो उन्होंने अपना पता दिया था? पता तो नहीं दिया। पड़ोसी बोला। मैंने मांगा ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरी शराफत की खुशबू तो दूर दूर तक फैली है। वो फिर आ जाएंगे। अब तो समझो मेरी बहन का ब्याह हो ही गया। कहने के साथ ही वो पुनः टेम्पो की तरफ बढ़ गया। ताले वगैरह खोलकर अमृतलाल और बुझे सिंह अपने कमरे में पहुँचे तो वहाँ देवराज चौहान और नानकचंद को पाकर हड़बड़ा से उठे। उस्ताद जी, ये क्या? ये तो बीच में घुसे बैठे हैं। बुझे सिंह के होठों से निकला। कौन हो तुम लोग? अमृतलाल के माथे पर बल नजर आने लगे। चोरी करने आए हो तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। देख भी लिया होगा, मैं टेम्पो चलाने वाला गरीब बंदा। 1 मिनट उस्ताद जी, बुझे सिंह ने टोका। यूं ही किसी को चोर नहीं कह देते। देखने में तो शरीफ लोग लग रहे हैं, क्योंकि कल आप लोग ही हमें पूछने आए थे। पड़ोसी बता रहा था। हम ही आए थे बेटे, नानकचंद अपनी मूछ को बल देकर बोला। देवराज चौहान उठा और आगे बढ़कर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। अमृतलाल समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। नानकचंद के शब्द सुनते ही बुझे सिंह हाथ जोड़कर कह उठा। आपने मुझे बेटा कहा, आपने मुझे बेटा कहा। मैं सब समझ गया। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं ही बुझे सिंह हूँ और एकदम शरीफ बंदा हूँ। उस्ताद जी से पूछ लो, मुझसे ज़्यादा तो मेरी बहन शरीफ है। आपके घर को महका कर रख देगी। गांव में किसी से भी मेरे और मेरी बहन के चरित्र के बारे में पूछ लो। मैं तो कहता हूँ मेरी बहन को देखने की जरूरत भी नहीं है। बहुत खूबसूरत है वो। गरीबी की मार है मुझ पर। रुपया पैसा नहीं है देने को, लेकिन चिंता कोई बात नहीं। रकम तय कर लेते हैं। मैं आपको तनख्वाह मिलते ही किस्तों में तय दे दिया करूँगा। वैसे आप लोग पैसे वाले लगते हैं। ऐसे में आपको रुपए पैसे से मोह कैसा? आपको तो सिर्फ सुंदर और टिकाऊ लड़की की ही ज़रूरत होगी, और ये गुण मेरी बहन में है जी। इसके साथ ही उसने देवराज चौहान को देखा। मुझे तो आपका लड़का एक ही नज़र में पसंद। बुझाया? अमृतलाल ने टोका। ठहरो उस्ताद जी, बड़ी मुश्किल से चांस मिला है। रिश्ता पक्का कर लेने दो। तो मैं कह रहा था, आपका लड़का एक ही नज़र में मुझे पसंद है। ब्याह का मुहूर्त तुरंत निकाल लो जी।
तोते वाले ज्योतिषी ने कहा था कि मेरी बहन का ब्याह जब भी होगा झटपट हो जाएगा। अब देर न करो। नानक चंद ने पुनः मूछ मरोड़ी। तो तेरे को बहन के ब्याह के लिए बंदा चाहिए? नानक चंद बोला। हाँ जी। बुझे सिंह ने हाथ जोड़ रखे थे। का उम्र होवे तेरी बहन की? पूरे 20 की हो जाएगी अगले महीने। हूँ, ठीक है, ब्याह पक्का। मैं भी शादी करने की सोच रिया था। नानकचंद मुस्कुराया। पिताजी, तुसी ब्याह करोगे मेरी बहन से? बुझे सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों, मैं शादी नहीं कर सकता? दिखाऊं क्या कि? नहीं नहीं पिताजी, दिखाने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ाए से बुझे सिंह ने अमृतलाल पर फीकी निगाह मारी। मैं तो आपको लड़के का बाप समझ रहा था। मेरे को क्या पता जी, आप ही दूल्हा बनने की तैयारी में हो। पर मेरी एक बात और सुन लो। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा खूह है। मैं अपनी बहन को खूह के बीच में फेंक दूंगा, लेकिन उसका ब्याह आपके साथ नहीं करूंगा। गरीब हूँ तो क्या हुआ, बाप की उम्र के बंदे के साथ बहन का ब्याह करके मैं उसे तिल तिल करके नहीं मारूंगा। एक ही बार खूह में फेंक कर मार दूंगा। ये रिश्ता यहीं पे खत्म। दरवाज़ा खोलो और निकल जाओ। क्यों उस्ताद जी? नानकचंद हंसा। देखा, वो देवराज चौहान से बोला। मुझे बूढ़ा समझता है ये। उस्ताद जी, ये अपने को जवान समझता है। बुझे सिंह कड़वे स्वर में बोला। ओ, तूने मेरी बहन को देखा है? वो तेरे साथ चलेगी तो तेरी पोती लगेगी। नानकचंद पुनः हंसा। चुप रहो, देवराज चौहान ने नानकचंद को देखकर सख्त स्वर में कहा। तो नानकचंद लापरवाही से खामोश हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर अमृतलाल को देखा। तुम्हारा टेम्पो चोरी हुआ था? हाँ, टेम्पो का नंबर 2000 है। देवराज चौहान गंभीर था। हाँ। अमृतलाल का चेहरा उलझन से गिरा नजर आने लगा। तुम्हारा टेम्पो मेरे दोस्त ने चोरी किया था। देवराज चौहान का स्वर शांत था। अमृतलाल के चेहरे पर और भी अजीब से भाव गहरा गए। कमाल, वे दोस्त ने चोरी किया तो ये बताने आप आए हो? मुझे सी कह उठा। मेरे ख्याल में अपने दोस्त की गलती की माफ़ी मांगने आए हैं ये। उस्ताद जी, कोई गल नहीं, माफ़ किता। बहुत बड़ा दिल है हमारे उस्ताद जी का। जो हो गया उस पर मिट्टी पाओ। देवराज चौहान ने कस लिया। नजरें अमृतलाल पर थी। आंखें सिकोड़े अमृतलाल देवराज चौहान को ही देख रहा था। मेरे दोस्त को जब पुलिस ने टेम्पो के साथ पकड़ा तो उसका कुछ कीमती सामान टेम्पो में रह गया था और वो सामान तुम्हें मिल गया होगा। सामान क्या है ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। देवराज चौहान एक एक शब्द पर जोर देकर कह रहा था। हमें वो सामान पूरा का पूरा चाहिए। टेम्पो में कोई सामान नहीं था, अमृतलाल ने कहा। झूठ मत बोलो तुम। मेरे उस्ताद जी कभी झूठ नहीं बोलते। बुझे सिंह एकाएक उखड़े स्वर में कह उठा। हम कोई चोर नहीं है, शरीफ बंदे हैं, मेहनत करते हैं और रोटी खाते हैं मक्खन डाल के। टेम्पो में कोई सामान होता तो क्या मुझे पता न चलता? जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े धोने हैं, कल गांव जाना है बहन से मिलने। टेम्पो में पड़ा सामान तुम्हें मिला है। अमृतलाल को देखते हुए देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मुझे कोई सामान नहीं मिला। अमृतलाल के चेहरे पर गुस्सा उभरा। मैं, उस्ताद जी, बुझे सिंह कह उठा, ये इस तरह नहीं मानेंगे। डंडा लाऊं जो? तभी नानकचंद ने रिवॉल्वर निकाल ली। तमंचा? बुझे सिंह के चेहरे का रंग बदल गया।
गोली मत मारना, अभी मुझे बहन का ब्याह करना है। वो उससे तो मैं ब्याह कर लूँगा बेटे, नानकचंद जहरीले स्वर में बोला। लेकिन तू अपनी जुबान बंद कर ले, नहीं तो मैं कर दूँगा। बहुत ज़्यादा जुबान चला रहा है। बता, हीरे कहाँ हैं? कौन से हीरे पिताजी? बुझे सिंह ने घबराकर हाथ जोड़ दिए। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी हीरे देखे भी नहीं। फिल्मों में हीरो का नाम सुन लेता हूँ, कसम से 2 महीने से तो फिल्म भी नहीं देखी। रिवॉल्वर देखकर अमृतलाल के चेहरे पर भी घबराहट नज़र आने लगी थी। बात उसे कुछ भी समझ नहीं आई थी, लेकिन इतना समझ गया था कि मामला गंभीर है। हीरे कहाँ है? देवराज चौहान ने कठोर स्वर में अमृतलाल से पूछा। मैं नहीं जानता। तुम किन हीरो की बात कर रहे हो? अमृतलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर कहा। मैं उन हीरो की बात कर रहा हूँ जिन्हें मेरे दोस्त ने तुम्हारे टेम्पो में छिपा दिया था। मैं नहीं जानता असल बात क्या है। अमृतलाल घबराया सा कह उठा। हीरे टेम्पो में कहाँ छिपाए हैं और कहाँ नहीं, लेकिन मैंने टेम्पो में किन्हीं हीरो को नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ। उल्लू के पट्टे, नानकचंद गुर्रा उठा। कल सुबह से टेम्पो लेकर गायब है। हीरो को कहीं ठिकाने पर लगाकर आया होगा और कहता है मैंने हीरो को नहीं देखा, चलाऊं गोली? या बताता है हीरो का। मेरी बात का विश्वास करो, मैं हीरो के बारे में कुछ नहीं जानता। अमृतलाल जल्दी से कह उठा। ये हरामी इस तरह नहीं बताएगा। नानकचंद दांत पीसे कह उठा। बताए तो तब जब हमें हीरो का पता, बुझे सिंह ने कहना चाहा। तू चुप रह। नानकचंद ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। तेरे से तो अकेले में बात करूँगा। अकेले में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुझे सिंह कह उठा। मैं तेरी बात में नहीं फंसने वाला। एक बार कह दिया कि मैं अपनी बहन की शादी तेरे से नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, एकदम पक्की बात। देवराज चौहान अमृतलाल को देखे जा रहा था। अमृतलाल के चेहरे पर घबराहट और व्याकुलता नाच रही थी। दोनों में से पहले किसे गोली मारूं? नानकचंद खतरनाक स्वर में देवराज चौहान से बोला। मुझे नहीं लगता कि ये हीरो के बारे में बताएंगे। दोनों को इकट्ठे ही गोली मार देता हूँ। देखो, अमृतलाल फक चेहरे के साथ कह उठा। हमारे पास कोई हीरे नहीं है। टेम्पो में से हमें कुछ भी नहीं मिला। हम सच कह रहे हैं। हमारी बात का विश्वास करो, हम झूठे नहीं हैं। देवराज चौहान ने नानकचंद को देखा। इनसे बाद में बात हो जाएगी, पहले टेम्पो चेक कर लेना चाहिए। देवराज चौहान बोला। ठीक है, टेम्पो और इन लोगों को यहाँ से ले जाना होगा। किसी खाली जगह पर आराम से टेम्पो चेक करेंगे। यहाँ पर ये शोर डालकर या कोई चालाकी करके मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। नानकचंद ने सहमति से सिर हिलाया। तुम दोनों टेम्पो लेकर हमारे साथ चलोगे? देवराज चौहान ने अमृतलाल और बुझे सिंह को देखा। कमरे से बाहर निकलते ही कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वरना हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अमृतलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। लेकिन हमारी बात का विश्वास करो कि हमारे पास कोई हीरे नहीं है। टेम्पो में हमें कुछ भी नहीं मिला। कल से टेम्पो लेकर कहाँ गए थे? देवराज चौहान ने पूछा। टेम्पो में माल भर कर के सीमापुर गए थे और वहाँ से माल भर के लाए हैं। ये बात तो आप लोग भी पता कर सकते हैं। हम तो मेहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं। विश्वास करो, हम सच कह रहे हैं कि हीरे हमने देखे भी नहीं। मालूम हो जाएगा, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा।
यहाँ से बाहर निकलो। बुझे सिंह ने मुंह लटकाकर अमृतलाल को देखा। उस्ताद जी चलो, ये तो अच्छा हुआ कि रोटी पहले ही खा ली, नहीं तो भूखे पेट जाने क्या हाल होता। तिवारी साहब, प्रीतम वर्मा होठ सिकोड़े कह उठा, ये तो टेम्पो कहीं ले जा रहे हैं। हाँ, साथ में टेम्पो वाला भी है, टेम्पो का क्लीनर भी है। रंजन तिवारी सोच भरे स्वर में कह उठा, अभी तक उन्होंने टेम्पो की तलाशी नहीं ली हीरे पाने के लिए। मेरे ख्याल में कहीं और ले जाकर ये आराम से टेम्पो में से हीरे बरामद करेंगे। रंजन तिवारी और वर्मा इस वक्त कार में बैठे थे। वर्मा ड्राइविंग सीट पर था। देवराज चौहान तो टेम्पो में बैठ गया है, लेकिन वो डाकू नानकचंद गली के बाहर की तरफ आ रहा है। वर्मा, तिवारी होठ सिकोड़ कर बोला, रात को दोनों कार पर आए थे। मेरे ख्याल में नानकचंद कार को टेम्पो के पीछे पीछे ले जाएगा। वर्मा खामोश रहा। दोनों की निगाह गली में थी। सड़क पर से ट्रैफिक आ जा रहा था। रात जिसने आप पर जानलेवा हमला किया था वो नज़र नहीं आ रहा। वर्मा कह उठा। तिवारी के होठ बिछ गए। बोला कुछ नहीं। तभी टेम्पो गली से बाहर निकला और एक तरफ बढ़ गया। टेम्पो को अमृतलाल ही चला रहा था। बगल में बुझे सिंह और फिर दरवाजे के पास देवराज चौहान बैठा था। उनके देखते ही देखते नानकचंद ने कार टेम्पो के पीछे लगा दी। वर्मा, रंजन तिवारी गंभीर स्वर में बोला, फासला रखकर इनका पीछा करना शुरू कर दे। वर्मा ने सावधानी से कार आगे बढ़ा दी। सुनसान जगह पर देवराज चौहान ने टेम्पो रुकवाया। तुम दोनों नीचे उतरकर खड़े हो जाओ, देवराज चौहान ने कहा। हीरे टेम्पो में ही हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं निकाले तो मुझे ढूंढने दो। अमृतलाल और बुझे सिंह नीचे उतरे। ढूंढ लो जी, बुझे सिंह बोला, मिल जाएंगे। हम कोई चोर हैं जो दूसरों के माल पर बुरी नज़र डालेंगे। अपने टेम्पो में से भी कुछ मिलता तो हम उसे थाने में जमा करा देते, जेब में नहीं रखते। गरीब हुए तो क्या हुआ, हेरा फेरी वाले बंदे नहीं हैं। क्यों उस्ताद जी? अमृतलाल चेहरे पर गंभीरता समेटे खामोश रहा। तभी कार पर नानकचंद आ पहुंचा था। उस्ताद जी, तमंचे वाला आ गया। ये बंदा तो मुझे जेल से भागा हुआ डाकू वाकू लगता है। चुप कर बुझाया, अमृतलाल ने कड़वे स्वर में कहा। कहीं वो पागल खाने से भागा हुआ निकला तो तेरी जान ले लेगा तेरी बात सुनकर। ठीक वे उस्ताद जी, मैं नहीं बोलता। नानकचंद कार से उतरकर पास आया। हीरे मिले? ढूंढना शुरू कर रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा और टेम्पो के भीतर से हीरे तलाश करने लगा। ढूंढना शुरू कर रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा और टेम्पो के भीतर से हीरे तलाश करने लगा। नानकचंद ने सिगरेट सुलगा ली। बाहर ही खड़ा रहा। पूरा का पूरा डाकू लगता है। बुझे सिंह बड़बड़ा उठा। क्या बोला रे? नानकचंद ने उसे घूरा। मैं कुछ नहीं बोलिया, बुझे सिंह ने जल्दी से कहा। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आपको हीरे मिल जाएं। क्यों उस्ताद जी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी थी ना? अमृतलाल सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। सिगरेट समाप्त होने पर नानकचंद देवराज चौहान से कह उठा, ओ, अभी हीरे नहीं मिले? नहीं। टेम्पो के भीतर से देवराज चौहान की आवाज़ आई। नानकचंद बेचैन सा नजर आने लगा। बुझाया? अमृतलाल धीमे स्वर में बोला। हाँ उस्ताद जी, हम बहुत बड़े खतरे में हैं। अगर इन लोगों को हीरे ना मिले तो ये हमारी जान ले लेंगे। ये कैसे हो सकता है? बुझे सिंह उखड़ा। मैंने अभी अपनी बहन की शादी करनी है। मुझे कुछ हो गया तो उसे रोटी पानी कौन देगा?
उसका ब्याह करने से पहले मैं नहीं मरूंगा। गंभीरता से सोच, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इन्हें हीरे नहीं मिले तो। बुझे सिंह का चेहरा उतर गया। उस्ताद जी, गल तो तुसी ठीक कहते हो, ये तो हमें मार देंगे। देवराज चौहान टेम्पो से नीचे उतर आया। नानकचंद ने माथे पर बल डाले, उसे देखा। नहीं मिले? नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। वो कोई एक हीरा नहीं था जिसे कि बारीकी से कहीं छिपा दिया हो। ज़्यादा मात्रा में हीरे थे जो कहीं नहीं मिले। सीटों के कवर को भी फाड़कर देख लिया है, कोई फायदा नहीं हुआ। नानकचंद की कठोर निगाहें अमृतलाल और बुझे सिंह पर जा टिकी। उस्ताद जी, वो तो हमें घूर रहा है। अब तो खैर नहीं हमारी, देखना तमंचा निकालेगा। नानकचंद घुर्राया। हीरे टेम्पो से निकालकर कहाँ रखे हैं? हमें क्या पता जी, हमने तो हीरे देखे ही नहीं। उस्ताद जी से पूछ लो। नानकचंद कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान ने टोका। मेरी बात सुनो। नानकचंद ने देवराज चौहान को देखा। इनसे बाद में भी बात की जा सकती है, लेकिन हीरे, नानकचंद ने कहना चाहा। वही बात कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। जगमोहन ने किसी ऐसी जगह हीरे रखे नहीं होंगे कि आसानी से वो नज़र आ जाएं। तो टेम्पो को आहिस्ता से एक तरफ लुढ़का दो, नीचे की जगह चेक करनी होगी। देवराज चौहान ने कहा। समझा। नानकचंद ने सिर हिलाया, फिर दोनों को देखा। इधर आओ, टेम्पो को एक साइड करके लिटाना है। लगाओ हाथ। अगर हीरे न मिले तो तुम दोनों को जान से खत्म कर दूंगा। उस्ताद जी, बुझे सिंह घबराकर बोला, ये तो बात बात पर जान से मारने की धमकी देता है। अब आपको टेम्पो उल्टाने को कह रहा है। ये जो कहते हैं करते रहो। अमृतलाल इसके अलावा कह भी क्या सकता था। उसके बाद चारों ने मिलकर टेम्पो को टेढ़ा करके लिटा दिया और नीचे की कोई ऐसी जगह तलाश करने लगे जहां हीरे छिपाए हो सकते हैं। देवराज चौहान और नानकचंद हीरे तलाशने की पूरी कोशिश करते रहे। टेम्पो को टेढ़ा करने की वजह से अपनी जगह पर फंसी स्टेपनी सामने थी। बोनट खोलकर भी देखा। हर वो जगह देखी जहां हीरे रखे जा सकते थे, परंतु हीरे कहीं नहीं मिले। हीरे नहीं हैं टेम्पो में। नानकचंद दांत बींचकर खतरनाक लहजे में कह उठा। हीरे टेम्पो में ही हैं। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। हे तो मिले क्यों नहीं? जगमोहन ने हीरों को किसी खास जगह पर रखा है कि टेम्पो में खास जगह होती ही नहीं। नानकचंद भड़ककर कह उठा और अमृतलाल बुझे सिंह को वैसी नज़रों से देखकर कह उठा। इन दोनों हरामजादों को हीरे मिल गए और सालों ने हीरो को कहीं छिपा दिया है। मानो मेरी बात, मैं सही कह रहा हूँ। हीरे इनके पास नहीं है। देवराज चौहान बोला। इन्हें हीरे नहीं मिले? तुम ये बात कैसे कह सकते हो? इतना तो समझ ही लेता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। देवराज चौहान ने नानकचंद के गुस्से में भरे चेहरे को देखते हुए चुपते स्वर में कहा। ये दोनों सच कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। देवराज चौहान के दांत पिच गए। नहीं मानते तो क्या करोगे? इन कुत्तों से मालूम करूँगा कि इन्होंने हीरे कहाँ छिपाए हैं। नहीं बताएंगे तो मार दूंगा सालों को। देवराज चौहान एकाएकी मुस्कुरा पड़ा।